Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about बैंक reconciliation statement. तो वहाँ हमने पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सम्स को सॉल्व किया. नेक्स्ट जो उस चैप्टर में टॉपिक मेंशन है अमेंडेड कैश बुक का, वो टॉपिक इस बार आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो वो नहीं करना है आपको. तो वो चैप्टर वहीं फिनिश होता है. तो आज हम हमारा फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सीक्वेंस वाइज जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डेप्रिसिएशन, बट वो नहीं कंटिन्यू करेंगे. हम कंटिन्यू करेंगे आज बिल ऑफ एक्सचेंज. दैट चैप्टर इज मोर कनेक्टेड टू योर प्रीवियस नॉलेज. कि अभी तक आपने जितना अकाउंटेंसी में आप सीख चुके हो उससे बिल ऑफ एक्सचेंज को आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज जर्नल एंट्रीज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ चैप्टर है. और जर्नल एंट्रीज के टॉपिक्स अभी आप हमारे चल ही रहे हैं, अभी हमने किए ही हैं रिसेंटली. तो यहाँ आपको जो है वो इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना. तो बिल ऑफ एक्सचेंज से हम हमारी बात को आज स्टार्ट करेंगे. तो पहले बेसिक बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होते क्या हैं. बिल हमें समझ में आता है कि सेलर है वो बिल राइट करता है. एक्सचेंज का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच एक्सचेंज हो रहा है. अब क्या है ये, देखिए आजकल का जो मॉडर्न बिजनेस है ना, मॉडर्न बिजनेस आजकल कैश बेसिस पर नहीं रह गया है कि सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस हों और बिजनेस कर लिया जाए, कि आप जाओ कैश पे करो और गुड्स खरीद लो. नहीं, आजकल अगर आपके बिजनेस को आपको एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देनी होगी. क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब अपने कस्टमर्स को उधार में गुड्स प्रोवाइड करनी होंगी. तो अगर आप अपने कस्टमर को उधार में दोगे तो कोई ना कोई उनसे आप चाहोगे ना कि मुझे सिक्योरिटी तो दे, मीन्स कि मैं आपको पे कर दूंगा. एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. तो उसके लिए दो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं. एक तो यह है कि आपने साइन करके सामने वाले को ऑर्डर दिया कि ये पेमेंट आप मुझे इस पर्टिकुलर टाइम के बाद कर देना, और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के नेम से डॉक्यूमेंट. और अगर सामने वाला खुद से प्रॉमिस कर रहा है तो वो बन जाता है प्रॉमिसरी नोट, कि उसने प्रॉमिस किया. इंडिया में जो ओल्ड टाइम था तब इनको हुंडीज कहा जाता था. अब ये हुंडीज से इनका नेम बदल करके इंडिया में भी अब इनको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के नेम से जाना जाता है. तो ये तो था बेसिक यहाँ पर कि इनका पर्पस क्या है, ये किस तरह से यूज हो रहे हैं. मतलब तो इसकी जो है वो पर्टिकुलर एक लीगल डेफिनेशन क्या बनेगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है. एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और इसको लिखने वाला भी कौन होता है, जो गुड्स का सेलर होता है वो लिखता है. और ये डॉक्यूमेंट में वो ऑर्डर देता है कि आपने मुझे इतनी पेमेंट करनी है. और वो ऑर्डर भी जो है वो अनकंडीशनल होता है, यानी कोई कंडीशंस नहीं है कि इस कंडीशन में आप पेमेंट करना अदरवाइज नहीं. अनकंडीशनल है कि पेमेंट तो करनी ही होगी. अनकंडीशनल ऑर्डर है. और इसको जो लिखने वाला है वो हम बात कर ही चुके हैं कि वो कौन है, सेलर है. और वो अपने साइन करता है इस पर, साइन बाय द मेकर, उसको जो बना रहा है. और वो डायरेक्शन देता है या ऑर्डर देता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी उसके ऑर्डर पर या फिर एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो है उसको पे किया जाएगा. और ये जो पेमेंट है वो या तो एक किसी सर्टेन पर्सन को की जाए या जिसने लिखा है उसे, या फिर बैरियर ऑफ बिल, यानी जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पर होगा उसको वो पेमेंट दे दी जाए. क्योंकि हम इनको जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं इनको आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला जाता है, जब हम किसी दूसरे को दे दें तो उसको बोलते हैं एंडोर्स करना. अब जो इनका बिल ऑफ एक्सचेंज को जो एक्ट जिसने बांधा हुआ है, यानी जिस एक्ट के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे, वो होता है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. ये एक्ट के अंडर जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज आता है. तो यही इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक होंगे कि रिटन डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल होता है, ऑर्डर होता है, इसमें पर्टिकुलर डेट है,
जो इसको बनाने वाला है वो भी साइन करता है और जो एक्सेप्ट करता है वो भी इसके ऊपर अपने साइन करता है। और ये किसी नॉर्मल पेपर पर नहीं बनाया जाता, इस पर कोर्ट की बाकायदा स्टैंप लगती है, या फिर आप इसको जो है कोर्ट के जो स्टैंप वाले पेपर आते हैं जो उनके ऊपर बनाते हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह यूज होता है। कल को सामने वाला पे नहीं करता है तो आप जो है उसके लिए अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकते हो। अब इसकी जो पार्टीज होती हैं वो मेन यहाँ पर बात है। पार्टीज का मतलब इससे जुड़े हुए लोग, कि कौन कौन इससे जुड़े हुए लोग हैं। तो सबसे पहला पर्सन होता है ड्रॉअर, जो इसको बनाता है, यानी मेकर, जो इसको लिखता है। सेकेंड पर्सन जो होगा वो होता है, इसको मेकर के बाद कौन आएगा, जो इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर, उसको कहा जाता है ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब एक्सेप्ट करने वाला। थर्ड होता है पेई। पेई का मतलब होता है कि जिसको पेमेंट की जानी है, जो पेमेंट को रिसीव करेगा, रिसीवर ऑफ पेमेंट। क्योंकि पे करने वाला तो पेयर हो गया। पेयर तो कौन है, जिसने एक्सेप्ट किया वो पे कर ही देगा। लेकिन मैं कह रही हूं पेई, PAYEE, पेई, रिसीवर ऑफ पेमेंट। तो वैसे तो जिसने लिखा है उसी को पेमेंट रिसीव करनी है, बट कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपने बैंक से टाइम से पहले ही उसको डिस्काउंट करवा लिया, तो उस केस में अब पेमेंट कौन रिसीव करेगा, बैंक। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपने किसी को जो है वो ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में जिसके पास है वो पेमेंट रिसीव करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने राइट किया है पेमेंट फाइनली उसी को ही मिलेगी। तो ये 3 पार्टीज हैं। अब इसका एक स्पेसिमेन देख लीजिए कैसा होता है। ये इसका स्पेसिमेन है कि इस तरह से ये बनाया जाता है। यहाँ स्टैंप लगती है कोर्ट की, जितने रुपए का आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, अमाउंट यानी जितना आपने पैसा लेना है सामने वाले से, उसके अकॉर्डिंग स्टैंप लगाई जाती है। ये जिसने बनाया है वो इसको साइन करता है और जिसने एक्सेप्टेंस दी है ये उसके साइन होते हैं विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। और यहाँ पर लिखा जाता है कि कितने टाइम के बाद इसकी पेमेंट की जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि आपने जो मेरे से गुड्स रिसीव की हैं उसके बदले आप मुझे ये 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट करोगे, कि या तो मुझे करोगे या मेरे ऑर्डर पर किसी और को करोगे 2 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब है कि जिस तारीख को ये बिल लिखा गया है उसके ठीक 2 months के बाद आप मुझे पेमेंट करोगे। तो अब इससे रिलेटेड ये हम बात और कर लेते हैं कि पेमेंट जब सामने वाला करेगा तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आएगी। वो जो मैच्योरिटी डेट है या जो ड्यू डेट है ना, जैसे आपने कहा कि बिल हमने लिखा है 1 जुलाई को 2 months के लिए, कि 2 months के बाद पेमेंट होनी है। तो 2 months का मतलब जुलाई में 1 मंथ जोड़ो, अगस्त, सितंबर, तो 1 सितंबर पे हम पहुंच गए। लेकिन वो ड्यू डेट 1 सितंबर नहीं होगी। जब भी कभी हमें बिल की ड्यू डेट देखनी है तो 3 days आपने उसमें ग्रेस के ऐड कर देने होते हैं, कि 3 days प्लस करके फिर हम उसकी ड्यू डेट मानते हैं। कि जिस भी डेट को लिखा गया है उसमें वो टाइम पीरियड जोड़ो जितने टाइम पीरियड के लिए लिखा, 2 months, 3 months, मैक्सिमम 3 months होता है, प्लस 3 days जो है वो फिक्स होते हैं। ये 3 days ग्रेस के जोड़ने हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, देखो कि गुड्स को क्रेडिट में बेचने खरीदने में हेल्पफुल है, क्योंकि आप ये बिल लिख के इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट है ये, आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हो अगर सामने वाला आपको पेमेंट नहीं करता लीगली। वर्बल प्रॉमिस में तो देखो डर रहेगा ना कि सामने वाला नहीं दे तो डिस्काउंट की फैसिलिटी मिलती है। डिस्काउंट वो वाला छूट वाला डिस्काउंट नहीं, बैंक में जाकर के आप ये बिल अपना जमा करा दो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट, तो बैंक आपको टाइम से पहले, अगर 2 months लिखा हुआ इस पर, टाइम से पहले ही पेमेंट दे देगा। बैंक कहेगा बाद में जिसने भी ये एक्सेप्ट किया है उससे मैं बाद में रिसीव कर लूँगा, तो बैंक उसके बदले कुछ चार्जेस आपसे ले लेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। देन आप इसको किसी दूसरे पर्सन को एंडोर्स कर सकते हो। आपको कहीं से मिला है, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी है कि मैं पे कर दूंगा, लीगल डॉक्यूमेंट है, इक्वल टू मनी है ये एक तरह से। आप इसको किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हो जिसके पैसे आपने देने हैं। आप उसको कहोगे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो आप, तो इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। अब यहां पर देखो एक फिक्स टाइम है ना कि भाई 2 months के बाद आना है,
तो सामने वाले को बार बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद रहेगा कि उसने लीगली एक्सेप्ट किया था कि वो 2 मंथ्स के बाद देगा। तो वो 2 मंथ्स आप टेंशन फ्री रहिए, आपको आपका पैसा रिसीव होगा ऑन द ड्यू डेट। तो यहां पर नेक्स्ट इसके बारे में आप क्या कह सकते हो कि कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ये आपको आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो कन्वीनियंस के लिए ही बनाए गए हैं ताकि हमारे को बिजनेस में या ट्रेड में जो है वो इजी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है प्रोमिसरी नोट। तो अब प्रोमिसरी नोट क्या है कि ये यहाँ पर तो देखो ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था कि सेलर लिख रहा था कि मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कि मुझे ये पेमेंट कर देना। यहाँ जो बायर है ना वो खुद प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतनी पेमेंट आपको कर दूंगा। ये भी अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाएगा वो कि जब मेरे पास पैसे हों मैं तब दूंगा या मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ये वो प्रॉमिस दे देता है और अपने साइन कर देता है। तो वो होता है प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट जो होगा वहां पर ये वर्ड्स लिखे होंगे आई प्रॉमिस यू टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है आई ऑर्डर यू टू पे। जैसे वहां हमने उसका स्पेसिमेन देखा कि वहां लिखा होगा पे टू मी दैट अमाउंट, यहां लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे। जो भी पर्सन को आपने पे करने हैं उसका बकायदा नाम मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोमिसरी नोट होता है ऐसा नहीं है कि किसी के भी पास होगा उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, नहीं, जिसका नाम होगा ना प्रोमिसरी नोट में पेमेंट उसी को रिसीव होगी। तो इसमें दो ही पार्टीज होती हैं, एक इसको लिखने वाला जिसने प्रॉमिस किया है, दूसरा जिसका नाम मेंशन है कि जिसको पैसे मिलेंगे। तो प्रोमिसरी नोट अलग है, बिल ऑफ एक्सचेंज अलग है। सिंपल सा डिफरेंस है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला कौन है, सेलर, प्रोमिसरी नोट को लिखने वाला कौन है, बायर। तो यही इनका बेसिक डिफरेंस है, पार्टीज इसी तरह से अलग हो जाती हैं। तो अब हमने डेट ऑफ मैच्योरिटी की देखो बात कर ली। अब अगर हम देखो बेसिक सी बात डिस्कस करें कि कोई बिल अगर 1 जनवरी 2017 को लिखा गया 2 मंथ्स के लिए, अगर हमें इसकी ड्यू डेट निकालनी है, 1 जनवरी को लिखा गया है 2017, इसकी ड्यू डेट निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो? 2 मंथ्स के लिए है तो फरवरी, मार्च, 1 मार्च में 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ जो है वो डेज ग्रेस के बंच में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगी 4 मार्च 2017। ये इसकी ड्यू डेट हो जाएगी या मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। अगर जिस दिन आपकी मैच्योरिटी डेट बन रही है उस दिन कोई हॉलीडे है, गजटेड छुट्टी है, तो उससे नेक्स्ट डे पे ड्यू डेट जो है वो आपके पास, ऐसी कोई भी जो हॉलीडे हो जो कि आपको ऑलरेडी मालूम हो, तो वो नेक्स्ट डे पे जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, उससे 1 डे बिफोर जो है वो पे हो जाएगा। बट ऐसा कोई हॉलीडे है जो सडनली डिक्लेयर हो गया तो बिल नेक्स्ट डे पे होगा। सपोज आपकी ड्यू डेट बन रही है 2 अक्टूबर, तो यू ऑलरेडी नो दैट कि 2 अक्टूबर जो है वो छुट्टी होती है, तो 1 डे अर्लियर या बिफोर जो है वो बिल पे हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।